नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और इसके ऊपर इतने ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि भाई जो गिरावट है वो अब काफ़ी हद तक हो चुकी है। प्लस स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ जो ये ओवरऑल आप कह सकते हैं जो स्टॉक है, जिस प्रकार की वो गिरावट दिखा रहा है, क्या आने वाले समय में एक बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिलेगा? कई लोगों का ये मानना है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है व्हेन इट कम टू वैल्यूएशन। तो बहुत सारी चीज़ों में चर्चा करेंगे। अगर आप, क्योंकि देखो अभी जो यूएस की तरफ से बयान आया कि भाई अब 126% की ड्यूटी लगा दी गई है, तो दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा सेफ कहे जा रहे हैं। एक है टाटा पावर और दूसरा है एनटीपीसी ग्रीन। अडानी को मैं कभी किसी में चीज़ में नहीं जोड़ता हूँ, क्योंकि भाई देखो अडानी एक डिफरेंट केस है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो अब बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, इंटरेस्ट दिख रहा है, बट स्टॉक क्यों नहीं चलता है? देखो स्टॉक का ना चलने का सबसे पहला रीज़न ही यही है, इसकी वैल्यूएशन। ठीक है, प्लस पिछला कुछ समय शायद अच्छा नहीं गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। आपसे बस एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि और भी रेकमेंड करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एनटीपीसी ग्रीन एक अच्छा स्टॉक है, फिर भी क्यों ऐसा परफॉर्म नहीं करता जैसी उम्मीदें, आइए देखते हैं। जो एनालिसिस रिपोर्ट यहाँ पे कवर करेगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, पहला Q3 के जो नंबर आए। अब देखो इसकी लिस्टिंग लेट 2024 में हुई है। कंपनी फोकल पॉइंट में रही है रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स के लिए। अब जो Q3 रिजल्ट आए वो एक डाइवर्जेंस दिखाते हैं बिटवीन टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों? बहुत हैवी कैपिटल लगाना पड़ता है और नॉर्मलाइजेशन ऑफ कैश बैलेंसेस। अब भाई इसका मतलब क्या है? देखो सबसे पहले नंबर्स कैसे रहे, तो भाई 29% ज़्यादा का जंप आपको रेवेन्यू में दिखा। एबिटा में 33% ज़्यादा का जंप है। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे 73% डाउन है। जहां एक साल पहले आप 65 करोड़ कमाए थे, इस बार भाई साहब मात्र 17 करोड़ कमाया आपने। टोटल इनकम में भी आप देखोगे तो 17% से ज़्यादा का जंप है। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो देखो रीज़न सिंपल है। सबसे पहला आप देखेंगे जो शार्प गिरावट आई है प्रॉफिट में, वो पहला फाइनेंस कॉस्ट बहुत हाई हो चले हैं और डेप्रिसिएशन तेजी से हो रहा है, क्योंकि जो नए प्रोजेक्ट हैं वो ऑनलाइन तो आए अलॉन्ग साइड रिडक्शन इन अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन आईपीओ प्रोसीड्स विच हैड फुल्ली डिप्लॉयड। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और देखो जब आप एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस करते हो, बहुत हैवी आपको पैसे उठाने पड़ते हैं, तो उसका फाइनेंस कॉस्ट एक बड़ा दबाव दिखाता है। और यहाँ साफ साफ हमको देखने को मिल रहा है कि टॉप लाइन ठीक है, बॉटम लाइन परेशान कर रही है। फिर ऑपरेशनल स्केल आप देखोगे, जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू है वो अभी भी काफ़ी हद तक स्टेबल दिख रही है 446 करोड़ पे, जबकि जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो बढ़ी है, रिफ्लेक्टिंग जो ऑपरेशनलाइजेशन है सब्सिडरी एसेट्स का। ठीक है ना। अब अगर हम आगे बढ़ें स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन और रीसेंट ऑर्डर, तो देखो एनटीपीसी ग्रीन ना बहुत एग्रेसिवली अपने आप को बढ़ा रही है। 60 गीगावाट बाय 2032 टारगेट, 60 गीगावाट। कंपनी ने रिसेंटली कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेयर किया है, कमर्शियल ऑपरेशनल डेट फॉर 165 मेगावाट एट खावड़ा टू गुजरात और 125 मेगावाट एज एट भादला राजस्थान। इसके साथ ही ना जो टोटल कमर्शियल कैपेसिटी है वो अब 8813 मेगावाट पे खड़ी हुई है, और ये न्यू कैपेसिटी से। फिर हमने जब ऊपर देखा कि भैया इतना ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है और बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए अगर उन्हें 60 गीगावाट का टारगेट रीच करना है बाई 2032, तो 1500 करोड़ रुपए का फंड रेज का प्रोग्राम चल रहा है इन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से Q3 में, ताकि आने वाले समय में जो कैपेक्स है उसे फंड किया जाए। फिर कुछ मेजर एमयूज भी साइन किए गए हैं। कंपनी ने साइन किया है एक मेजर एमओयू विद गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। इसके साथ साथ कुछ ऑनगोइंग जॉइंट वेंचर भी चल रहे हैं गेल और ओएनजीसी के लिए फॉर ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड डेवलपमेंट। अब प्रोजेक्ट विंस क्या क्या है? कंपनी को अवार्ड हुए हैं 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन चित्रकूट यूपी और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो रिसेंटली फाइनलाइज हुआ था 459 करोड़ रुपीस का। देखो अगर जब आप एक पीएसयू में निवेश कर रहे हो ना, चाहे वो पावर एनर्जी की हो, चाहे वो कोई भी पावर हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, एक बात याद रखिएगा,
जहाँ जहाँ कठिन टफ टेरेन्स होंगे, जहाँ पर बिजनेस करना कठिन होगा, जहाँ पर ऑपरेशनल डिफिकल्टीज होंगी, आपको वहीं पर कौन मिलेगा? आपको वहीं पर मिलेगा इंडिया की जो पीएसयू कंपनीज हैं आने के लिए। आप चाहे चले जाइए, आप पहाड़ों में चले जाइए, वहाँ पे बेचारे एनएचपीसी एसजेवीएन वहाँ काम करते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो वहीं काम करेंगी जहाँ पे ईजी हो। और देखो, स्केल हो सकता है। राजस्थान को जो अडानी ने चुना वो इसीलिए चुना क्योंकि वहाँ पे एक काफ़ी बड़ी जगह है, और पैसा लगाएंगे तो पैसा सेफ रहेगा। आप कभी नहीं देखेंगे कोई प्राइवेट कंपनी जा करके वहाँ पे कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पीएस में निवेश कर रहे हो तो आप एक डेंजरस टेरेन की ओर आगे बढ़ रहे हो, और ये पीएसयू की अब आप अच्छाई कह लीजिए, बदकिस्मती कह लीजिए, वो है ही। फिर जब हम ब्रोकरेज रिपोर्ट और टारगेट देखते हैं तो देखो, आईसीआई सिक्योरिटी कहती है 120 से 125 का टारगेट। स्ट्रॉन्ग पेरेंट आज एनटीपीसी की है। लो कॉस्ट ऑफ डेट है कि भाई पीएसयू है तो उसको जो कर्जा आप मिलता है तो वो जो इंटरेस्ट है वो कम होता है। अभी वो इतना ज़्यादा हो गया है वॉल्यूम में इंटरेस्ट कि उन्हें अभी ज़्यादा लग रहा है। और एक मैसिव लॉक इन है एग्जीक्यूशन पाइपलाइन, यानी अभी काफ़ी अच्छा बिजनेस पड़ा है। एच सिक्योरिटीज़ 115 से 118, बहुत हाई विजिबिलिटी कैश फ्लो की वायर लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट जो हैं ऑलरेडी, जो की बेनिफिशियरी होगी इंडिया की एनर्जी ट्रांजेक्शन की। मोतीलाल ओसवाल भाई न्यूट्रल है, 90 से 95 से 100 रुपये के बीच की बात कहते हैं, क्योंकि कुछ हम पीछे तो चल रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन वाले कमीशन करने में। 2.1 गीगावाट वर्सेस 5 गीगावाट टारगेट जो फाइनल 26 में था। तो वेटिंग के हम रुके हुए हैं कि एग्जीक्यूशन पहले कैचअप करे टू वैल्यूएशन, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि भाई जो एग्जीक्यूशन होता उसमें डिले था। देखो, बहुत कुछ रिटेल इन्वेस्टर सजेस्ट कर रहे हैं हायर टारगेट 190 के भी ऊपर। आप समझ रहे हो 190 क्या होता है? लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट है करेंटली वैल्यू करते हैं स्टॉक को बेस्ड ऑन, आप कह सकते हैं एबिटा ऑफ, आप कह सकते हो 16 से 18 टाइम फॉर इट्स प्रोजेक्टेड 2028-2032 कैपेसिटी। 190 प्लस का तो कहीं पर भी क्या नहीं बनता है, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कोई स्कोप भी है, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अब इन्वेस्टर को वो क्या देखना है, ट्रैक करना है ताकि कंपनी अच्छी समझ में आए। देखो, अगर आप होल्ड कर रहे हो या कंसीडर कर रहे हो एनजीएल को, ठीक है, तो आपको इन 3 चीज़ों को देखना है। पहला, किस तरह से कैपेसिटी एडिशन की पेस चल रही है। कंपनी जैसे कि मिस कर चुकी है ऑलरेडी अर्ली फाइनेंशियल 26 के टारगेट को ऑफ 5 गीगावाट के कमीशन को ओनली, और 5 में से सिर्फ 2.1 गीगावाट ही कमीशन हुई है जनवरी तक। तो हमको ये देखना है क्वार्टर 4 में किस तरह की तेजी होती है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोग्रेस चल रही है आंध्र प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन हब की, और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर होगा फॉर फ्यूचर वैल्यू री रेटिंग के लिए। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विद लगातार जो बढ़ता हुआ कर्जा है ना कैपेक्स के लिए, हमको ये देखना है कि जो एबिटा ग्रोथ है वो कंफर्टेबली कवर करे जो लगातार बढ़ता हुआ इंटरेस्ट आउटफ्लो है, ठीक है? और मैं हमेशा कहता हूँ एक कैपिटल इंटेंसिव कंपनी में निवेश करना तो सबको मज़ा आती है, लेकिन जब धरातल में जो सच्चाई है वो बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे हम ये देखने को चल रहे हैं दोस्तों। अब देखो, कुछ हाई लेवल प्रोजेक्शन होगी, महारत्न बैक फाउंड होगी इंडस्ट्रियल रिपोर्ट में, लेकिन कुछ और चीज़ें जो हमेशा हम छोड़ देते हैं वो क्या है? वो है द सेकेंड अमेंडमेंट स्टाफिंग मॉडल। देखो, बहुत से इनके पीयर्स की बात कह सकते हैं, अनलाइक मेनी ऑफ पीयर, एनजीएल ना डज नॉट हैव इट्स ओन एम्प्लॉयज, इसके खुद के एम्प्लॉय नहीं है। और इन्होंने जो लेटेस्ट फाइलिंग की है, इनकी 100% जो वर्कफोर्स है कंसिस्ट ऑफ पर्सनल जो सेकेंड अमेंडमेंट में फ्रॉम इट्स पेरेंट एनटीपीसी। तो इसमें रिस्क क्या रहता है? वाइल ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू एक्सपीरियंस टैलेंट, ये क्रिएट करता है एक लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है? यानी अब अच्छी बात यह है कि एनटीपीसी आप अपना मंगाओगे एम्प्लॉय को तो एक्सपीरियंस मिलेगा, बट आप ऑटोनॉमी नहीं है आपके पास आज भी। और अगर एनटीपीसी डिसाइड करे कि अपने स्टाफ को वापस बुला रहा है या एडजस्ट कर रहा है सर्विस फी को, ये चार्ज करेगा एनजीएल को फॉर दिस एम्प्लॉय, तो जो एनजीईएल है, आप कह सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इसका मतलब एनजीएल का जो कल्चर और एजिलिटी है वो एंटायरली थ्रेटेड है जो इनका ट्रेडिशनल पीएसयू पेरेंट यानी एनटीपीसी, और इसकी चर्चा कोई नहीं करता। फिर आईएसटीएस वेवर टेपर टैप, देखो
कुछ रिपोर्ट्स है ना, न्यू रिपोर्ट्स अक्सर ही मेंशन करती हैं गवर्नमेंट सपोर्ट, बट वो रेयरली डिटेल में जाती हैं और कहती हैं जो फेज डिफरॉल चल रहा है ना इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का वेवर का, यानी इन द रियलिटी जो 100% वेवर था वो एंड हो गया जून 2025 में, और 2026 में जो द वेवर है वो 75% हो गया है, और कहा जा रहा है कि 27 तक वो 50% हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो इफेक्टिव इंक्रीज होगा ना, जो लैंडेड कॉस्ट आएगी पावर के एनजीएल फ्यूचर प्रोजेक्ट में, वो रफली 7 से 10 पैसा पर यूनिट रहेगी ईच ईयर। और एक कंपनी जो ऑपरेट करती है कॉम्पिटिटिव बिडिंग मार्जिन में, ये जो रेगुलेटरी इन्फ्लेशन आप देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं इंटर रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआरआर उसको परेशान करती है ऑन प्रोजेक्ट दैट अर्न्ड कमीशन अहेड ऑफ शेड्यूल। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जो एक दूसरी पॉइंट है, तीसरा ये है द ALMM सेल डेडलाइन। देखो हर वाइल एवरीवन नोज अबाउट जो मॉड्यूल मैंडेट है कि भाई ALMM लिस्ट 2 फॉर सोलर सेल केक जून 1 2026 हो जाएगा। ये ना जून 2026 अभी नहीं आया है। द बॉटलनेक, इंडिया के पास एक मैसिव शॉर्टेज है डोमेस्टिक टॉपकॉन सेल्स का, जिसकी इफिशिएंसी बहुत हाई रहती है और जिसे NGEL यूज़ करता है। तो हिडन रिस्क क्या है, क्योंकि NGEL के पास मैसिव 16 गीगावाट प्लस की पाइपलाइन है, कोई भी डिले रैंप अप डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कुड लीव कि रेडी टू बिल्ड साइट बट नो कंप्लाइंट कंपोनेंट। यानी अगर जून के बाद आप डिप्लॉय कर रहे हो तो भाई साहब आपको ALMM लिस्ट 2 को दिखाना पड़ेगा, जो आपके पास शायद ना हो। अब ये फोर्स करेगा देम टू बाय हाई प्राइस डोमेस्टिक सेल्स, यानी आपको फिर खरीदना पड़ेगा टॉपकॉन सेल्स को, जिसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, फिर है काउंटर पार्टी यानी मिडिल मैन रिस्क। देखो एंजिल फ्रिक्वेलिटी साइन करता है पावर प्लांट विद इंटरमीडिएट लाइक SCCL या NTPC के लिए, डायरेक्टली ये स्टेट के साथ नहीं आता है, यानी ये कहीं ना कहीं मिडिल मैन्युफैक्चरर है। तो नुआंस क्या है, वाइल ये मार्केटेड एज सेफ, ये क्रिएट करता है एक सर्कुलर डिपेंडेंसी। अगर स्टेट डिस्कॉम जैसे तमिलनाडु या राजस्थान पेमेंट में डिले करते हैं SECI या SCI की एबिलिटी को टू पे, एंजिल डिपेंड ऑन इंटरनल पेमेंट सिक्योरिटी फंड। तो अगर आने वाले समय में ना ये एक डाउनटर्न ही है, द बफर ऑफ हैविंग पेरेंट एज मिडिल मैन माइट नॉट बी आयरन क्लैड एज लुक ऑन पेपर। भैया अगर वो लेट कर रहा है, और मेरा ये मानना है कि भाई भले ही वो आपकी कंपनी है, लेकिन अगर वो उतनी इफिशिएंटली जाकर के स्टेट से बात नहीं करती कि भाई पे करो, और स्टेट NTPC को पे कर रहा है, उनमें ही कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें वर्स्ट स्टेप के लिए तैयार करती हैं। ठीक है, नाउ एक लास्ट है द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस बैंकिंग शिफ्ट। देखो स्टेट रेगुलेटर TNERC तमिलनाडु, उसने रिसेंटली रिड्यूस किया है 8% बैंकिंग चार्ज और शिफ्ट किया है 15 मिनट ब्लॉक सेटलमेंट। अब ये मैटर क्यों करता है, देखो ये ना NGEL के लिए और टफ कर देगा कि वो सेल करे एक्सेस सोलर पावर जनरेटेड ड्यूरिंग डे टू इंडस्ट्रियल क्लाइंट हु नीड इट एट द नाइट। देखो भैया अगर ज़्यादा पावर आप कह सकते हैं जनरेट होगी तो कैसे करोगे। और जो ग्रुप कैपिटेटिव मॉडल ना, वंस अ हाई मार्जिन सेगमेंट, ये अब धीरे धीरे ऑपरेशनली कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, लेस प्रॉफिटेबल हो जा रहा है। क्यों, ग्रैनुलर अकाउंटिंग रूल्स यानी जो ये रूल चेंज किए गए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं एज ए इन्वेस्टर आपको समझनी पड़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है हमने काफ़ी हद तक चीज़ें क्लोज कर ली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।